धरोहर का अगर हम अपना कोई रिश्ता, जैसे कि हमारे कोई पूर्वज है, आहिस्ता आहिस्ता जब हम अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं, एक देश के लिए, एक इतिहास के लिए अच्छा नहीं है। इस समय इसीलिए इस टॉपिक पर आया हूँ कि मेरे साथ इस समय बड़े सीनियर जर्नलिस्ट। आपको शुरू से इस पे ये था कि ये लगाव था? मेरा हेरिटेज से लगाव जम्मू में दो रीज़न से प्राइमरीली है। एक तो मेरे पिताजी डॉक्टर सुरजीत सिंह दुआ, तो उनको इस शहर से बहुत प्यार था, अपने गली और अपनी इस विरासत से बहुत प्यार था। पुरानी अपनी हवेली में ही अपने आप को सीमित रखा हुआ है, तो मैं अब एक हेरिटेज होम में ही रहता हूँ। सांबा के पास एक बामू चक टेम्पल है, महाराजा के टाइम पे बनाने के लिए बामू शाह थे, उनको दिया गया, और उस दिन से उस मंदिर के अंदर ना दिया जला, ना मूर्ति की स्थापना हुई। इस टेम्पल को एक रिवाइवल स्कीम के अंडर लाया गया। मुबारक मंडी को मैं दो सेक्शंस में डिवाइड करता हूँ। मुबारक मंडी के कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो डेड हॉर्स हैं, उन पे ना काम हो सकता है, ना वो रेस्टोरेशन का काम चल सकता है, और ना ही वो रिस्टोर हो सकता है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ सकते। सो टू रिवाइव अ डेड हॉर्स इज इम्पॉसिबल। दूसरा सेक्शन उसका ऐसे है जो अभी इस स्टेज पे है कि अगर आज भी उसकी संरक्षण की जाए और वो बच सकते हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। धरोहर, धरोहर का अगर हम अपना कोई रिश्ता, जैसे कि हमारे कोई पूर्वज है, उन्हीं से हमारी एक खास पहचान होती है। अब वो पहचान किसी भी रूप में हो सकती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हम अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं, वो क्या थे, कौन थे, वो एक देश के लिए, एक इतिहास के लिए अच्छा नहीं है कि हम उन लोगों को बोल रहे हैं। खैर, मैं इस समय इसीलिए इस टॉपिक पर आया हूँ कि मेरे साथ इस समय बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत ज़्यादा सीनियर जर्नलिस्ट, जिनको आप देखते होंगे कि हमारे जम्मू के बड़े मशहूर पेपर का, अगर संडे मैगज़ीन का अगर उसमें रेगुलर आर्टिकल आता है तो वो सन्नी दुआ जी हैं। सन्नी जी, मैं तो वैसे बड़ा प्रभावित हूँ आपका, बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं आपके साथ बैठकर इंटरव्यू कर रहा हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं इसीलिए आपका फ़ैन हूँ क्योंकि आप उस चीज़ को लेकर के लोगों के बीच में उजागर करें। खासकर मैं आपको बता दूं कि बीइंग ए आर्टिस्ट मैंने भी एग्जीबिशन की है, लेकिन इन्होंने हेरिटेज के ऊपर एग्जीबिशन की, लोगों को बताया कि हमारी धरोहर क्या है, कैसी थी, और इन्होंने उस चीज़ को अभी तक संभाल करके रखा हुआ है। बड़ा प्यार है इनको, और हद से ज़्यादा उस चीज़ के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ये कई किस्से ऐसे हैं कि शायद वो आज हमारे जम्मू के नक्शे में नहीं होते, लेकिन सन्नी जी ने उसके ऊपर लिख करके, क्योंकि कलम की ताकत बड़ी होती है, उस ताकत के साथ इन्होंने उस चीज़ को रोक दिया और हमारी धरोहर को बचा लिया। आपका हम धन्यवाद भी करते हैं। बड़ा बड़ा शुक्रिया आपका जी। सनी जी, जो आपकी जो एग्जीबिशन है, मैं सबसे पहले उसके ऊपर जाऊंगा। देखो, एक एग्जीबिशन जब मैंने एक बार देखी, दो बार देखी, आपको शुरू से इस पे ये था कि ये लगाव था, क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट हो, लिखते, पॉलिटिकल भी लिखते हो और चीज़ों में भी लिखते हो, लेकिन आजकल अगर आपका कहा जाए तो मैं तो कहूँगा हेरिटेज मैन आपका नाम देता हूँ। शेखर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं स्टेट समाचार का भी बहुत बहुत धन्यवाद हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ आज इस इंटरव्यू के लिए बुलाया। शेखर जी अपने आप में भी एक शख्सियत हैं। आपने बहुत ज़्यादा मेरे बारे में कहा, मैं इसके लिए बड़ा आपका धन्यवाद हूँ, लेकिन बात यह है कि आपने भी अपने ही फील्ड में कार्टून कैरिकेचर्स में बहुत बड़ा काम किया और मेरा भी कैरिकेचर बना के बताया हुआ है। अब रही बात हेरिटेज की, तो मेरा हेरिटेज से लगाव जम्मू में दो रीज़न से प्राइमरीली है। एक तो मेरे पिताजी डॉक्टर सुरजीत सिंह दुआ और जम्मू में टांगे वाली गली में कच्ची छौनी में रहते थे, और वहीं उनका इंतकाल भी हुआ, वहीं उनकी आखिरी सांस ली। तो उनको इस शहर से बहुत प्यार था, अपने गली और अपनी इस विरासत से बहुत प्यार था। उसी को मैंने इनहेरिट किया, और आज भी जबकि लोग अपने नए घरों में शिफ्ट करते हैं तो मैंने उसी एक पुरानी अपनी हवेली में ही अपने आप को सीमित रखा हुआ है, तो मैं एक हेरिटेज होम में ही रहता हूँ।
तो जब मैंने उसको मेंटेन करने की कोशिश की तो बहुत जगह कुछ ऐसी मुश्किलें आई कि वो हेरिटेज की वॉल्स को रिस्टोर करने वाले ना मिस्त्री थे, ना वो मटेरियल था, फिर हमें उसको कुछ आल्टर करना पड़ा। तो आज मैं ये कह सकता हूँ कि एक ब्लेंडेड हाउस है जिसमें मॉडर्न आर्किटेक्चर और पुराना हेरिटेज मिला हुआ है। एक चीज मैं रोकूंगा आपको, प्लीज बताएं। क्योंकि सन्नी जी के जब मैं घर में गया तो सबसे पहले मेरा ख्याल ये आया था, मेरे ये इतना बड़ा जर्नलिस्ट कहाँ रहता है, एक गली के अंदर। लेकिन जब मैंने गली के अंदर जा करके, मैं कहूँगा मेरे लिए वो एक स्वर्ग था, एक महल था वो मेरे लिए, क्योंकि वो उसको इस ढंग से इन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है कि पुरानी चीज़ों को उस ढंग से रखा हुआ है। और एक एक चीज़ को, अगर वो चीज़ शायद किसी और के हाथ में होती तो शायद वो किसी कबाड़ी वाले के हाथ में ही होती। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अगर आप इस चीज़ से इंस्पायर है तो मैं उम्मीद रखता हूँ नहीं, कि आपके कारण, इंस्पिरेशन के कारण मैं भी उसी कारण मैं भी अपनी सिटी में, ओल्ड सिटी में ओल्ड रह सिटी रहा में, हूँ। बिल्कुल और ठीक आप ही है। ने कहा था कि इसको इस ढंग से प्रिजर्व करो, मैं भी बहुत तभी ऐसे अच्छा। कर रहा हूँ। चलिए, आप एग्जीबिशन पे आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जो इन्हीं 2-3 चीज़ों ने मुझे बहुत इंस्पायर किया था। तो फिर हमने क्या किया, मैंने जम्मू की, क्योंकि सारी गलियों में ही हम बड़े बड़े हुए हैं, तो वहाँ पे जब मैं घूमता था तो कुछ पुरानी हवेलियाँ गिर रही थी, कुछ मंदिर अबंडन्ड थे, कुछ ऐसी पुरानी शॉप्स थी जिनके बहुत अच्छे अच्छे दरवाजे थे, घरों की ड्योढ़ियाँ थी, वो सारी की सारी क्रम्बल कर रही थी। तो फिर अचानक एक दिन आया कि आज से 15-16 साल पहले की तस्वीरें उठाई जाए। तो कब से 15-16 साल से पहले। अच्छा। तो फिर जब मैंने उनकी तस्वीरें लेनी स्टार्ट की तो लास्ट में मुझे ये समझ नहीं आई कि ये सारी तस्वीरों का मैंने करना क्या है। तो चूँकि वो मेरी कलेक्शन में तो थी, मेरे कंप्यूटर में थी, फिर अचानक एक दिन ख्याल आया कि जब ये इतनी सारी मैंने चीज़ें क्लिक की हैं तो इसी के रिलेटेड बाकी काम किया जाए। फिर जम्मू के सबर्ब्स में जाना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे सबसे पास में सांबा के पास एक बामूचक टेम्पल है। उस टेम्पल की मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। वो महाराजा के टाइम पे बनाने के लिए बामू शाह थे, उनको दिया गया। बामू शाह ने जब वो पैसे देखे तो उन्होंने सोचा कि इस इतने पैसे से एक नहीं 2 मंदिर बन सकते हैं। जब उन्होंने 2 मंदिरों का काम स्टार्ट किया तो किसी ने उनकी शिकायत की कि उस बामू शाह ने आपके पैसे में से चोरी करके अपना एक प्राइवेट मंदिर बनाना स्टार्ट कर दिया। वेयर एज वो महाराजा जम्मू कश्मीर के जो थे उस टाइम के, उनको ये बताना चाहते थे कि इस पैसे से मैंने एक की जगह 2 बना दिए। तो जब उनकी शिकायत पहुंची तो उनको बुलाया गया। वो इस डर से कि मुझे अब राजा जी सजा देंगे, उन्होंने अपने आप को उसी मंदिर के अंदर आत्महत्या कर ली। और उस दिन से उस मंदिर के अंदर ना दिया जला, ना मूर्ति की स्थापना हुई। ये टेम्पल बिल्कुल अबंडन पड़ा था। तो जैसा आपने बताया कि अपनी राइटिंग के माध्यम से लिख के और इसकी तस्वीरें खींच के जब हमने इसको उजागर किया तो जम्मू कश्मीर का स्टेट आर्काइव्स डिपार्टमेंट जो है, आर्काइव्स, आर्कियोलॉजिकल और म्यूजियम्स, बहुत ही अच्छा जो काम करता है, जो जम्मू की धरोहर को अगर किसी ने बचा के रखा हुआ तो उन्होंने इस टेम्पल को एक रिवाइवल स्कीम के अंडर लाया गया। वहाँ पे हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं संगीता मैडम जी, वो भी बहुत अच्छा इस चीज़ों में ध्यान देती हैं। तो उन्होंने जब इसको रिवाइवल स्कीम में लाने के लिए अपने ऑफिसर्स को रिक्वेस्ट की तो अल्टीमेटली ये टेम्पल रिवाइवल स्कीम में आ गया। अब उस पर रिवाइव करके इस टेम्पल की पूरी खूबसूरती को रिस्टोर किया गया। इस तरह के एक बौली थी जो उधमपुर के पास थी, जो उसको बौली को बोलते थे चढ़ाई मुतल। वहाँ पे अगर आप देखोगे तो ग्रेविटी से पानी आता है। अच्छा। कहीं ऊपर पहाड़ के पास में एक बौली है, वहां से पानी निकलता है और चश्मे से, और फिर वो ग्रेविटी से होता हुआ नीचे एक वाटरफॉल बनता था। लेकिन चूंकि वो सारी टूट चुकी थी, वो पानी रास्ते में कहीं बह चुका था और उसको नालियों से कहीं और लोगों के घरों में जाता था। तो शेखर जी, उसको भी जब हमने हाईलाइट करा तो वो भी एक स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट या रिवाइवल स्कीम में डाल के उसकी भी रेस्टोरेशन का काम चला और लाखों रुपए खर्च करके आज वहां पे वो वाटरफॉल बना हुआ है। और उसकी भी एग्जीबिशन में तस्वीरें थी, पुरानी की भी और नई की। सो ये छोटे छोटे 1-2 मैंने आपको इंसिडेंट बताए, इन सब को मिला के जब वो सारी कलेक्शन थी तो देन आई फाइनली सेट कि इसको एक डिस्प्ले पे लगाया जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ सरकारी फाइलों में थी और वो शायद इन्होंने कुछ उजागर किया और सरकारी फाइलों से निकल करके वो अपनी पोजीशन पे है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब किसी घर का बुजुर्ग जब कोई नहीं रहता तो एक डिक्शनरी खत्म हो जाती है। तो लेकिन धरोहर ही हमारी ऐसी है, धरोहर में बड़ी सारी हेरिटेज में कुछ ऐसी सारी चीज़ें हैं कि लोगों को तो पता नहीं है कि हेरिटेज होती क्या है। लेकिन हेरिटेज मैन सनी दुआ इस समय हमारे साथ बैठे हुए हैं, कितनी सारी कहानियाँ, अनसुनी कहानियाँ,
ये एक ऐसी इन्होंने कुछ ऐसी एग्जीबिशन के थ्रू की कुछ ऐसी चीज़ें ली, जैसे कि आपको उसके बारे में बताएंगे। एक इनका आपको बताऊं, कोई अगर आप जैसे कोई एक नया घर बनाना चाहता है जिसमें एसी की ज़रूरत ना हो, तो जब इनकी एग्जीबिशन में वो देखा तो वो एक घर का था, बड़ा एक सुंदर सा घर। बहुत ही अच्छा आपने ये पॉइंट उजागर किया, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। मुबारक मंडी हमारे सबके दिल के बड़ी नज़दीक है और हर कोई वहाँ पे विज़िट कर चुका होगा। मैं आई एम प्रीटी श्योर कि नई जनरेशन नहीं गई होगी, नए बच्चे, लेकिन जो पुरानी सिटी में रहते हैं वो सारे के सारे वहाँ पे एक बार तो घूम के आएंगे। तो उन्हीं खंडरों के बीच में एक बार घूमते हुए एक महल है, उस शीश महल के पास में एक दूसरा एक रूम था जिसकी दीवारें और छत टूटी हुई थी। उस टूटी हुई छत के बीच में से जब हमने लाइट से कुछ बंदोबस्त करके, वहाँ दिखता नहीं था, बहुत अंधेरा था, तो जब हमने लाइट्स के माध्यम से वहाँ पे देखने की कोशिश की तो वहाँ पे एक इतनी खूबसूरत आर्किटेक्ट का नमूना सामने आया कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन के टाइम पे उन छतों को गर्मी से बचाने के लिए या सर्दी से बचाने के लिए सबसे नीचे वुडन बैटन्स डाले हुए थे, जिसको पंजाबी में या उर्दू डोगरी में बाले कहते हैं, लकड़ी के। उसके ऊपर उन्होंने घड़ों को उल्टा करके रखा हुआ था, इन्वर्टेड मिट्टी के घड़ों को जिनमें हम पानी रखते हैं। अच्छा। उन घड़ों के ऊपर फिर कच्ची मिट्टी के साथ उनको भरा हुआ था, उनके खाली गैप्स को, वॉइड्स को, उसके ऊपर फिर उन्होंने 2-3 लेयर्स लगा के ब्लैंक थे, खाली ब्लैंक थे। अच्छा। ताकि जो गर्मी में जब आते तो जो हॉट एयर थी वो उसमें फंस जाती थी, ओके। तो नीचे वो पूरी तपिश नहीं आती थी। तो लास्ट में खत्म हम सीलिंग्स करके तो उस महल को बड़ा खूबसूरती से बनाया गया था। गए तो वहां पर उस समय वहाँ एक कॉर्नर से वो टूटा हुआ था। अच्छा। तो उसी कॉर्नर से हमने जब उसको लाइट से पूरा एक्सप्लोर किया तो हमें ये पूरा आर्किटेक्चर उसका दिखाई दिया कि इसकी स्ट्रक्चर क्या था। तो इस टाइप से आज कई मॉडर्न घर अपने अपने घरों में ऐसे इन्वर्टेड मटके लगा रहे हैं। मैं विवेक ओबराय एक फिल्म इंडस्ट्री के वो भी हैं, अभिनेता हैं, सुनने में आया उन्होंने भी अपने घर को ऐसा ही बनाया। काफ़ी आर्किटेक्ट्स जो हैं ये रिकमेंड करते हैं। एक तो एस्थेटिकली बहुत खूबसूरत लगते हैं और एसी की भी कम ज़रूरत पड़ती है। एक चीज़ बताओ मेरे को, अब मैं अक्सर मुबारक मंडी में रोज जाता हूँ, तो थोड़े पीछे मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि उस आर्टिकल के ऊपर जब मैं लिखता नहीं हूँ, मैं एक्चुअली मेरे अंदर से कुछ चीज़ें निकलती हैं कि मुबारक मंडी का क्या हाल हो गया। आप इसको पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, जो नेगेटिव वे में ले रहे हैं, जो हालत ऐसी देखिए, मुबारक मंडी को मैं 2 सेक्शंस में डिवाइड करता हूँ जी। एक तो मुबारक मंडी के कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो डेड हॉर्स हैं, हाँ। उन पे ना काम हो सकता है, ना वो रेस्टोरेशन का काम चल सकता है और ना ही वो रिस्टोर हो सकता है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ से। सो टू रिवाइव अ डेड हॉर्स इज इम्पॉसिबल। दूसरा सेक्शन उसका ऐसे है जो अभी इस स्टेज पे है कि अगर आज भी उसकी संरक्षण की जाए और वो बच सकते हैं, तो उन पे काम चल रहा है, स्लो चल रहा है। उसके रीज़न ये बताए जाते हैं कि जो पुराने ज़माने की मिट्टी, चूना, गारा, सुर्खी, उनसे वो पेस्ट बनती थी, फिर वो नानकशाही ईंटों से पतली पतली उसकी ब्रिक बाई ब्रिक उसको जोड़ते थे। वो काम इतना स्लो होता है क्योंकि उसके बिना उसमें जल्दी करने से काम बनता नहीं है। सो आप कुल मिला के ये कह सकते हो कि काम चल रहा है लेकिन स्लो है। हाँ, जो साइड क्रम्बल कर रही है उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान जाए तो इससे पहले कि वो बिल्कुल गिर जाए, अगर उसको पहले रिस्टोर कर लिया जाए तो वो शायद बच भी सकते हैं। वैसे सही है कि मुबारक मंडी एक धरोहर है हमारी, इसको बचाना, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ कई सालों से वो बन रही है और बनते बनते कुछ चीज़ें बनकर टूट भी गई। हाँ शेखर जी, ये भी आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया। बहुत बार मैंने ये सुना है कि बहुत मीटिंग्स में एक उसकी एडॉप्टिव यूज़ का प्रपोजल्स आए हैं कि किसी को म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाए, किसी को कॉन्फ्रेंस हॉल में किया जाए, किसी के वहाँ पे कोई रेस्टोरेंट बनाया जाए करके। अब जैसा भी जो भी प्रपोजल्स हैं गवर्नमेंट के, जो हेरिटेज कमेटियाँ बैठी हुई हैं, जो इस पे एक्सपर्ट्स काम करते हैं, उनको जैसा भी अच्छा लगता है, वाइल कीपिंग इट्स सैंक्टिटी, उसकी सैंक्टिटी को बरकरार रखते हुए जो चीज़ लोगों को देखने सुनने को भी मिल जाए और उससे हम कुछ फाइनेंस भी जनरेट कर सके जो कि फिर कुएं की मिट्टी कुएं में लग सके, अगर इन सब चीज़ों को मिला के अगर उसकी अडॉप्टिव यूज़ हो सकता है तो वो बहुत जल्दी करना चाहिए। हालांकि एक हॉल में म्यूज़ियम शिफ्ट हुआ है, डोगरा म्यूज़ियम, तो वो बहुत अच्छा शिफ्ट हुआ है। अच्छा। इस टाइप से अगर और भी बाकी बिल्डिंग्स भी अडॉप्टिव यूज़ में आ सकती हैं तो भी अब तो वहाँ पर उनकी फिल्म शूटिंग्स भी हो रही हैं, बहुत अच्छी रेवेन्यू भी आ रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ हाँ। पर, सिर्फ एक पार्किंग की प्रॉब्लम है, वहाँ पर सड़कों की प्रॉब्लम है। पार्किंग के मैंने सुना कि शायद आगे पीछे कोई और जो ओपन स्पेस जितना मर्जी हो जाए, लेकिन वो क्या कि जिन लोगों ने अगर फ्री में पार्किंग मिली है वो नहीं जाएंगे।
नहीं, चलो वो तो कभी ना कभी इनको हेरिटेज प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के अंदर ऐसा चीज़ें अलाउड नहीं होती, ये रूल्स कहते हैं। अच्छा, चाहे वो नेशनल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हो या स्टेट आर्काइव्स का, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम्स का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हो, उसके अंदर छेड़छाड़ करना, पार्किंग बना देना, ये सब अलाउड नहीं होता है। सो ये हमें एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स गवर्नमेंट के साथ मिलकर उनकी मदद करनी चाहिए और उनको वॉलंटरली कह देना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं करें, लेकिन हमारी धरोहर को बचाएं। हमारी धरोहर को बचाएं। मुबारक मंडी को बचाना एक हमारा सभी का अपना कर्तव्य है। आप आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, जो लोग वहाँ पर जाते हैं उसके थ्रू अपनी राय रख सकते हैं ताकि सरकार तक पहुँचे किसी तरीके से वो कुछ भी चीज़ें, क्योंकि कई बार हमारा दिल भी रोता है कुछ चीज़ का, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू जो लोग वहाँ पर आते हैं फोटोग्राफी क्लिक करते हैं। आप भी मुबारक मंडी एक बार ज़रूर जाएँ। एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है। आपने एक मेरे पर आर्टिकल लिखा, बड़ा मजा आया मेरे को आर्टिकल लिखा, मैं पढ़ रहा था। आप डिजर्व करते हैं। मैं डिजर्व करता था। आपने बड़े सारे आर्टिकल लिखे, मतलब कई महान लोगों के भी लिखे हैं। मैं पता नहीं क्यों, एक मेरी किस्मत थी कि आपने मेरे पर लिखा। देखो, आप आर्टिकल लिखते हैं और आजकल एआई लिखता है, ठीक है? नहीं, मैं आपको क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं कि अपने आप को डर लगता है? कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ। देखिए, ओरिजिनलिटी का कभी कोई मुकाबला नहीं हो सकता। जी, ओरिजिनलिटी की वजह से ही कश्मीर में, जम्मू में, पंजाब में, हरियाणा में और पूरे भारतवर्ष में जो हमारी ओरिजिनल चीज़ें हैं, चाहे वो कलम कढ़ाई का काम है, क्राफ्टिंग का काम है, स्कल्पटिंग का काम है, उसको जियो टैगिंग की जाती है जी। ताकि फेक में और ओरिजिनल में पता लग सके। हाँ। इसी तरह ओरिजिनल राइटिंग और एआई की क्रिएटेड राइटिंग में भी फ़र्क होता है। अच्छा, क्योंकि एआई आपको इंग्लिश के लफ्ज़ों को क्लब करके, वीव करके, जैसे हम बुनते हैं ना, स्वेटर बुनते हैं, तो वैसे ही लफ्ज़ों को बुन के एक आर्टिकल दे सकता है, लेकिन उसके अंदर वो इमोशंस नहीं डाल सकता। सो जो ओरिजिनल आपकी आंखें देखेंगी वो एआई नहीं कर सकता। जैसे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ, मैंने जम्मू में मोस्टली मेरे पास कोई 1000 के करीब पिक्चर्स हैं जो पुरानी हवेलियों की हैं। उनमें से कुछ हवेलियाँ लोगों ने तोड़ के नई बिल्डिंग्स बना ली। तो उसके बारे में भी जब हमने लिखा था तो लोगों के इमोशंस को स्टार्ट करते कि जिन लोगों की हवेलियां थी वो खुद भी बाद में रियलाइज करते थे हमसे गलती होगी। हाँ, ये आपने कहानी सुनाई भी थी कि वो अपना घर देखने के लिए आपके घर में आए, मेरे से तस्वीरें मांगते थे। अच्छा। कि ये हमारा घर था, हम भाइयों ने इसको बांटा, फिर कुछ पोर्शन को तोड़ के नया बनाया, कुछ बेच डाला, कुछ की दुकानें बन गई, लेकिन हमें पता लगा कि आपके पास इसकी पुरानी तस्वीरें पड़ी हैं, तो वो अगर आप हमें ये धरोहर की एक असली पहचान है। और ये तो बात लिखने की थी, इसी के बारे में जब हमने लिखा था इन इमोशंस को शुरू करके, हाँ। कि तो ये एआई नहीं दे सकता आपको। ये नहीं दे सकता। तो एआई से डरने की बात नहीं है, एआई आपकी फैसिलिटेशन कर सकता है, आपको हेल्प कर सकता सही बात है, क्योंकि आर्टिकल बीइंग ए आर्टिस्ट मेरे पर भी लिखे हैं। मैं आर्टिकल पढ़ने का मन भी करता है, देखने का, और कुछ आर्टिकल ऐसे लिखे जाते हैं कि अब वो आर्टिकल मेरा है या किसी का वो मेरे में डाल करके किया गया है वो आर्टिकल, क्योंकि वो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कुछ ऐसा कर दिया। हाँ, लोगों के पास जगह बड़ी हो गई है, कमरे बड़े हो गए, लेकिन रहने के लिए लोग कम है। वही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि आप लिखता बड़े हो, लेकिन उसमें Quality, इमोशन है, क्वालिटी है, emotions। और वो जो भाव, जो उसको जो फीलिंग्स है, जैसे कि आपका जो मैं सन्नी जी, अब नेक्स्ट एग्जीबिशन होगी, मैं आपको बता दूं कि सन्नी जी की एग्जीबिशन देखने के लिए पहली बार देख रहा था। भीड़ हजारों की भीड़ थी, क्योंकि जब मैं एक कोई फिल्म देखने के लिए, कोई अच्छी फिल्म हो कोई किसी, तो उसमें भीड़ लगती है। तो मैं देख रहा था इनकी, ये वैसे है, आपकी भीड़ कैसी है? मेरे तो भीड़ नहीं आती। देखिए, बात वर्ड ऑफ माउथ से चलती है जी। आप जैसे भाइयों ने और कुछ पत्रकार बंधुओं ने जब उसको पहली बार हाईलाइट करा था, तो उसके बाद फिर कुछ स्कूल्स आने स्टार्ट हो गए। हाँ। फिर कटरा से लोग आए, उधमपुर से लोग आए, मेरे कुछ आने वाले मेरे मित्र दोस्त थे, आप जैसे भाई बंधु थे, वो लोग आए, उन्होंने फिर जाके अपनी फैमिलीज और फ्रेंड्स को बताया। तो कुल मिला के जब वो बात एक वर्ड ऑफ माउथ फैली, तो 3 दिन की एग्जीबिशन थी। फिर हमें जो हमारे एग्जीबिशन ऑफिसर्स थे, उन्होंने कहा कि हमें इसको एक्सटेंड करना है, तो भीड़ को फिर वो 7 डेज तक एक्सटेंड। ये सरकार ने आपकी एग्जीबिशन देखकर कुछ इनिशिएटिव लिया कि ये एक आदमी इतने सालों से अपनी जेब से पैसे खर्च करके कुछ कर रहा है, किसकी हेल्प की जाए? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, देखो, नहीं, ऐसा हेरिटेज के लोग, आपके पास कुछ इतनी बड़ी चीज है, तो एटलीस्ट ऐसा कुछ नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा। हमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। देखो, आज अगर कोई रिकॉग्नाइज करता है तो उसका धन्यवाद, नहीं करता तो काम तो चलता रहेगा, काम रुकेगा नहीं। इसे ये सन्नी जी ने बहुत बड़ा काम किया है। ये आज हम लोग कुछ सोच रहे हैं, लेकिन आने वाले कई सालों तक ये चीज़ हमारे बीच में रहेगी। चलो, ओरिजिनलिटी नहीं,
फोटोग्राफ के थ्रू ही हम देख पाएंगे कि हमारी धरोहर कैसी थी, हमारा हेरिटेज क्या था। आपने एग्जीबिशन नहीं देखी, काफ़ी सारे लोगों ने देखी, क्योंकि जम्मू कश्मीर और पूरा भारत हिंदुस्तान काफ़ी बड़ा है, लेकिन हम इन्हीं की एग्जीबिशन इसी में थोड़े थोड़े झलक ज़रूर बताएंगे कि लोगों तक पहुंचे कि उस समय फोटोग्राफ्स क्या थे, कैसी कैसी चीज़ें थी और किन किन चीज़ों पर जा करके इन्होंने फोटोग्राफी की। और कई चीज़ें ऐसी थी जो सरकार की नज़रों में लोगों को पता नहीं था कि ये चीज़ों की कीमत क्या होती थी, और उन चीज़ों की कीमत पड़ जाएगी। शेखर जी, मैं आपको कंक्लूड करते वक्त ये बताता हूँ कि वो एग्जीबिशन आर्किटेक्ट्स के लिए, सिविल इंजीनियर्स के लिए, इंटीरियर डिज़ाइनर्स के लिए, हिस्टोरियंस के लिए, आर्ट, कल्चर और लैंग्वेज इसको समझने वाले के लिए और जो अपनी धरोहर से जुड़े रहना चाहते हैं, इनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। वक्त के रहते हुए जम्मू में वो मैं बार बार लगाऊंगा और वो लगाते रहेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि हर साल या 2 साल के बाद वो एग्जीबिशन में कुछ और नया ऐड करके लोगों को दिखाएं। नेक्स्ट टाइम मैं सरकार को भी कोशिश करूंगा, अगर बाई चांस आवाज़ चली गई तो उस एग्जीबिशन को लोगों तक पहुंचे। और जब सरकार किसी कलाकार के साथ है ना, तो कलाकार बड़ी दूर पहुंचता है, लेकिन सरकार का हाथ, एक उंगली भी साथ में हो जाए, लेकिन आपका साथ चाहिए, सरकार का साथ चाहिए। नेक्स्ट टाइम एग्जीबिशन करेंगे, क्योंकि एक एग्जीबिशन करना आसान है, लेकिन एग्जीबिशन को लेआउट उसका करना कितने टाइम लगता है, क्योंकि एक फ्रेम ही अगर कहा जाए तो कम से कम वो भी कितना मैटर करता है। चलो, हम ये चीज़ है, आपका बड़ा बड़ा स्वागत है। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। शुक्रिया शेखर जी। और आप भी इस एग्जीबिशन को हमारे माध्यम से थोड़े थोड़े झलक देख सकोगे। नेक्स्ट टाइम से हम चाहेंगे कि इस एग्जीबिशन जब भी करेंगे तो हम ज़रूर जाएं, देखें हमारी धरोहर क्या है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और जी।